हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास 10th के अब कोई ज़्यादा समय है नहीं कि आप प्रिपरेशन को बेहतर कर सके। प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए सबसे पहला बात होता है कि सर हम ऑब्जेक्टिव तो कहीं कहीं से कर लेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्टिव का उपाय बताइए जिससे हम सब्जेक्टिव के वैसे क्वेश्चंस को कर ले कि एग्ज़ाम में हूबहू वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए आज से हमारा जो सेशन आज मैं जो स्टार्ट किया हूँ वह आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस का जो सेक्शन होगा उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यह जो वीडियो आप देखेंगे यह वीडियो में आपको लगभग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नज़र आएंगे। एग्ज़ाम में आपको कम से कम 80% 90% नंबर लाने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार रखना होगा। तो सब्जेक्टिव का यह जो मेरा वीडियो है वह सब्जेक्टिव में वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जामिनेशन में हर साल पूछते आते हैं। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, सारे सब्जेक्टों का मैं संग्रहण लेकर आऊँगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखे। यह ओम का नियम जो है, ओम का नियम एग्जाम में भी फिजिक्स के चैप्टर से यह क्वेश्चन आता है ना। क्या कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के उसके आरोपित बल के विभवांतर के क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। भी समानुपाती आई होता है, भी बराबर आई आर, जो आर बराबर भी बटा आई, जहाँ से प्रतिरोध का भी हम सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसे यह क्वेश्चन आपके नोट्स में बना होगा, नोट्स आप निकालेंगे और उसको टिक कर करके याद करेंगे। उतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपका सारा का आंसर मैं बताता चलूँ, लेकिन फिलहाल ओम का नियम जो था मैंने बता दिया है। ओम का नियम आप उसको नोट डाउन करेंगे और उसको याद करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बार यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। जब हम बाल कटवाने जाते हैं तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो बाल कटवाने में आपको पता होगा कि हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बने, बड़ा बने। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बने बाबू, बड़ा बने। तो याद रखिएगा। फिर देखिए इसी से जस्ट अपोजिट क्वेश्चन क्या करता है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करे। तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा हो जाता है, वही उसका क्या हो जाता है, उल्टा होता है। यह किनारे पर मोटा लेकिन बीच में कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। कम से कम ये सब जो क्वेश्चन लिखा गया है यह 2 नंबर में ही पूछेंगे। ओम का नियम जो पूछेगा वह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करी, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये इसको जरूर याद कर लेंगे, 2 अंतर याद कर लीजिएगा, उससे आपका काम बन जाएगा। फिर देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस भी एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखिए खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। तो ये बच्चे को ना दिमाग से हट जाता है। जैसे आपको एक पढ़ाया गया होगा स्पेक्ट्रम पढ़ाए होंगे सर आप लोगों को फिजिक्स में बैजानी पिनाला करके पढ़ाया गया होगा, जो सबसे लास्ट में लाल होता है। क्या बै से बैगनी है ना, बैगनी जामुनी जो भी कलर होते हैं, बैजानी पिनाला एक कोडवर्ड होता है। और लाल रंग का उसमें क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है बाबू, सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन है आपका कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। तो एग्जामिनर को आपको जवाब देना है। देखिए यह एनसीईआरटी सवाल है, इसको ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखना है। इसका केवल एक जवाब होता है कि खतरे का संकेत लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब सारे रंगों की तुलना में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन है पहला चैप्टर से कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो बाबू प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप जानते होंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने बताया है। एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर मेरे वीडियो को देखेंगे और उस वीडियो में आपको हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी समझाया है एग्जाम्पल के द्वारा, उसको आप जाकर देखेंगे। जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। सर जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है और सौर ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। और देखिए अंतर पूछता है, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। यह प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित है। देखिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम, ये सब क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यह प्रकृति में क्या है, सीमित मात्रा में है। और ये सौर ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं कि यह प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तो ये सब क्या है, जिंदगी भर के लिए है, क्या यह प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो ये आप ये अंतर भी एग्जाम में क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन यह जो क्लास है लगभग आपका चलेगा क्लास। मैं आपको अभी केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर पूरा एकदम जो वीवीआई क्वेश्चंस है उसको मैं अभी आपको बता दूंगा। ये जो क्वेश्चन है डेली का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के समक्ष नजर आता रहेगा। और जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, मैं कोई ऐसे टॉपिक को संगठन करूंगा और उसमें का जो वीवीआई क्वेश्चन होगा चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जरा देखेंगे, विद्युत बल्ब का चित्र बनाइए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया कि बाबू विद्युत बल्ब का कह दिया कि चित्र बनाइए, तो विद्युत बल्ब का चित्र भी आपको बनाने आना चाहिए। फिजिक्स का बुक आप खोलोगे और फिजिक्स के बुक खोलोगे तो एक विद्युत बल्ब पढ़ाया गया होगा आपको। एमपीएस मोटिवेटर्स के द्वारा फिजिक्स के जो सर पढ़ाते हैं वह आपको जरूर पढ़ाए होंगे विद्युत बल्ब के बारे में, उसे भी आप जरा देख लेंगे। धातु कर्म किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। धातु कर्म भी आपको बताया गया है, हमने ही आपको बताया है, और उसके विभिन्न चरणों को भी आपको लिखना होगा। तो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मानकर उसको भी याद कर लीजिएगा। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम एवं उपयोग लिखे। विरंजक चूर्ण क्या है हमने आपको बताया है रिवीजन वाले क्लास में। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को भी जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लेंगे, क्योंकि यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम एवं उपयोग को भी लिखे। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। वर्ण विक्षेपण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताने का प्रयास करता हूँ कि जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन। क्या नाम है बाबू, प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन जैसे जरा समझेंगे कि प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि जो बच्चे नहीं भी अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो मेरे उस वीडियो को देखें, जो मेरा वीडियो अभी चल रहा है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चल रहा है उस वीडियो को आप देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। और अपने दोस्तों के पास इसे काफ़ी मात्रा में शेयर करें कि जिससे पता चल जाए कि क्लास 10th का बिहार बोर्ड की तैयारी एमपीएस मोटिवेटर्स के द्वारा कराया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि पहला चैप्टर मैंने आपको बोला था कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो क्वेश्चन वीवीआई होंगे हम आपको बताते चलेंगे। तो जैसे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में सबसे पहला टॉपिक आपके एग्जाम से क्वेश्चन करता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जरा समझिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर, मतलब क्या है कि जैसे हमारा यह मार्कर है और इस मार्कर पर कोई वस्तु, यह मार्कर पर कोई प्रकाश टकराएगा, कोई प्रकाश इस पर आएगा और टकरा क्या आ जाएगा, फिर लौट जाएगा, उसी दिशा में लौट जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जरा याद करने का प्रयास करेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है सर, तब प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन, जैसे प्रकाश के परावर्तन के आपको नियम पूछ सकते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो सर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को जरा याद करने का प्रयास करिए कि आपको बताया गया होगा या नहीं बताया गया है, तो आप एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखा जा रहा है उसको देखेंगे। हम एकदम टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेकर चल रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बताते चलेंगे और आप उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे और एकदम टॉपिक बाय टॉपिक याद भी करते चलेंगे। तो जैसे देखेंगे कि आज हम इस वीडियो में आपको प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन कल वाले वीडियो में हो जाएगा और इसी वाले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन भी होगा और केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण को भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करेंगे। क्योंकि यह वीडियो अब ज़्यादा लॉन्ग तो होगा, क्योंकि सारे वीडियो अब लॉन्ग बनेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको हर टॉपिक को पढ़ना होगा, कहीं से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन सकती है। और डेली डेली क्वेश्चन बैंक के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वह क्वेश्चन आपको पहले 10 बताया जाएगा और उसके बाद आपको चैप्टर का पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि आपको एग्जाम में पूछना होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन पहला पूछेगा, आपसे नोट करेंगे कॉपी में, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। हमने आपको इसको समझा भी दिया है, कॉपी में आप इसे नोट भी कर लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे कि यदि पहला चैप्टर से सर यह क्वेश्चन पूछ दे तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएँ, लिख पाएँ। यदि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम पूछेंगे तो आपको बताए हैं अभी तुरंत, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो चलिए अगर पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, ये भी क्वेश्चन एक बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको याद कर ले, 2-4 दिन का समय है आपके एग्जाम में। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित किरण, पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। पहला नियम यह होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसको भी आप याद कर लेंगे। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आप नोट करेंगे और लिखेंगे प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब आपके नोट्स में दिया गया होगा, प्रतिबिंब को आप याद करने का प्रयास करेंगे। प्रतिबिंब क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। यह कितने प्रकार का होता है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन भी समझ में आ गया। सर प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे भी पूछेगा तो बता दिया जाएगा। प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। फेयर कॉपी में प्रतिबिंब का डिफिनीशन दिया होगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो बहुत बार एग्जाम में देखा भी गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी पूछ दिया है एग्जाम में। ठीक है, तो वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या पूछेगा आपसे, अंतर स्पष्ट करेगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे, प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे। ओके ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब में पूछेगा अंतर स्पष्ट करने के लिए तो आप कर दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना। ये ऐसे बहुत सारे आपको अंतर मिलेगा जब आप नोट्स को अपने खोलेंगे। मैं आपको केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है मैं उसको केवल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ से पूछते हैं कि दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, जो हमने अभी आपको तुरंत बता दिया है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको भी क्या करेंगे, याद कर लेंगे। फिर आपसे यहां से क्वेश्चन फिर बनेगा कि जैसे सोलर कुकर होता है ना, सोलर कुकर, सौर कुकर जिसको आप कहते हैं, जिसमें किस दर्पण का प्रयोग हम करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर देखिए दर्पण से क्वेश्चन करना हो या लेंस से क्वेश्चन करना हो तो यहाँ से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से अंतर पूछ देगा और एक पूछ देगा उत्तल लेंस या अवतल लेंस से अंतर स्पष्ट करने को कहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी चैप्टर्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन बनता है, प्रकाश के परावर्तन से यही सब क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं और क्वेश्चंस होंगे। लेकिन फिलहाल तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब चलिए इसके बाद बनता है टॉपिक सर प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, लेकिन फिलहाल अब मैं जो एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर चलेंगे। तो केमिस्ट्री में है पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जरा सुनते चलेंगे, सारे चीज़ें लिखे गए हैं कॉपी में, केवल क्वेश्चन को नोट करेंगे और याद करेंगे। ओके ना, तो चलिए देखते हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन नोट अभी आप कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है।
रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर किसी भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सर एक पदार्थ है, दो हो या दो से अधिक हो, यदि वह दोनों मिलेगा और दोनों मिलने के बाद किसी नया पदार्थ का निर्माण करेगा, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म आते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? तो प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में। क्या इतना में कोई दिक्कत? यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो बता देंगे आप लोग। चलिए हम अब बढ़ते हैं, अगला टॉपिक मेरा बनेगा रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण भी दूसरा क्वेश्चन हो गया, आप इसको भी नोट कर ले और इसे भी याद कर लेंगे। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? आप वीडियो को लाइक करें जिसके द्वारा हमें मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूं। और एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक आपने किया नहीं है। रासायनिक समीकरण क्या है? कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया यदि हम उसको संकेत या सूत्र की सहायता से लिख दे। संकेत कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे आपका नाम ही होता है तो नाम में आपका, जैसे मान लेते हैं मेरा नाम हर्ष हुआ, तो हर्ष हुआ तो हम एच तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर साइन करते हैं तो एच लिख देते हैं ना, तो ये आपका अंडर है। लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में हुआ कि सर सोडियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसको आप संकेत में कैसे लिखेंगे? तो कहा गया कि सोडियम है तो सोडियम का जो लैटिन शब्द में नाम किया कि सोडियम को अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे भी तो SODIUM हो जाता है, लेकिन इसका संकेत बाबू क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na इसका संकेत हो जाता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम किसके द्वारा लिख दे? संकेत या सूत्र की सहायता से लिख दे तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हो जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जरा समझेंगे, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूं उसको आप कृपया कर सुने। सुनने के बाद क्या होगा कि सुनेंगे तो उससे आपको याद भी होगा और उसको याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम का आप तो समय है नहीं कि आप तो क्या करें कि 10 दिन के बाद याद करें, 15 दिन के बाद याद करें, ऐसा तो होगा नहीं क्या। तो चलिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। बोलिए पहला का नाम संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसको कहते हैं जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है? समान हो जाती है। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक तथा प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन करेंगे, संतुलित एवं असंतुलित। ठीक है, इसे भी आप कॉपी में फेयर में से निकाल के और लिखेंगे। हमने सब चीज को बताया है, संतुलित एवं असंतुलित, इसको भी आप याद कर लेंगे। असंतुलित समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? डेली वीडियो आएगा, इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। डेली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहेंगे एग्जाम तक आपके। संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? हमने आपको बता दिया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या जब समान हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? क्या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा? आने की संभावना भी है। तो देखिए कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान क्या हो जाता है? समान होता है। अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान समान होता है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का भी पालन हो जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को भी रिवीजन वाले क्लास में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए यहां से हो गया संतुलित, और असंतुलित से पूछना होगा तो पूछ लेगा। चलिए अब आते हैं कुछ कुछ अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन अभिक्रिया से, देखिए यहाँ तक में इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चल रहा है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच्चा कभी पढ़ा ही नहीं हुआ होगा वह इसको पढ़ेगा, उसको देखेगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, कि शेयर करने के बाद क्या होता है कि बच्चे देखते हैं तो बच्चे को अच्छा लगता है पढ़ाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, लिखेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। चलिए संयोजन अभिक्रिया नोट डाउन आप भी अपने कॉपी में करते रहेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या क्या अभिक्रिया, एक बार तो ऐसा हुआ था बाबू, संयोजन अभिक्रिया दे दिया क्या, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, 5 नंबर का था, और क्या कर दिया कि संयोजन लिख दिया, वियोजन लिख दिया, मतलब 5 अभिक्रिया लिख दिया, और कहा कि पांचों का क्या कर दीजिए, डिफिनीशन लिख दीजिए। तो जो बच्चे पांचों का डिफिनीशन लिखे उनको 5 में 5 नंबर आ गया, और जो बच्चे नहीं लिखे तो उन्हें क्या मिलेगा, 0 ना मिलेगा। चलिए देखते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है सर, तो संयोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है कि 2 पदार्थ रहेगा और 2 पदार्थ मिलने के बाद किसी एक नया का निर्माण कर देगा, उसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हो गया होगा। तो उसके बाद देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी ऑब्जेक्टिव के सवाल ये बनते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बन सकती है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है सर, तो सर वियोजन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ होता है, क्या होता है, एक पदार्थ होता है, और उस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद वह 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना है कि संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो सर संयोजन अभिक्रिया को हम संश्लेषण अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं और वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में जरूर आया होगा। हमने अभी तुरंत आपको प्रतिस्थापन के भी बारे में बता दिया है, तो प्रतिस्थापन आप उसको याद कर लेंगे। और एक पूछता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको भी जरा नोट डाउन कर लेंगे। अभिक्रिया से सवाल जो है वह हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। द्विविस्थापन, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें 2 यौगिक होते हैं। यौगिक आप जानते हो कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या, जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आपको पता होगा, हमने बताया था हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से क्या होता है, बनता है, तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। मैं उस चैप्टर पे भी आऊँगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिसमें 2 यौगिक होते हैं और 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, क्या करते हैं, आयनों का विनिमय करते हैं। जैसे आपको हम एक बताए थे Na2SO4 प्लस BaCl2, तीर का चिन्ह BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या, क्यों द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो 2 यौगिक हैं और दोनों यौगिक अपने आयनों का क्या कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं। विनिमय मतलब कि आदान प्रदान कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। द्विविस्थापन के बाद आपसे पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम जब आप देकर आओगे तो आप अपना फीडबैक बताइएगा। आप MPS मोटिवेटर्स के द्वारा उसको मैसेज करिएगा और मैसेज करने के बाद बताइएगा कि आपका क्वेश्चन क्या लड़ा कि नहीं लड़ा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, मैंने जो पढ़ाया था वह क्वेश्चन टकराया कि नहीं टकराया। चलिए देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदासीनीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल होता है, ठीक है, क्या होता है, अम्ल होता है, और अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है। एक क्वेश्चन फिर से पूछेगा कि जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं, तो सर जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जल में विलेय भस्म को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझिए, अम्ल भस्म के साथ क्या करेंगे, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। तो देखिए अम्ल का जो होता है, अम्ल आप समझते होंगे, अम्ल का पहला लेटर जो होता है वह क्या होता है, H होता है, और भस्म के लिए लास्ट वाला क्या होता है, OH होता है। जब हम उसको कर लेते हैं तो बनाता है लवण और क्या बना लेता है, जल बना लेता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया सर क्या है, तो अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। तो अब पूछेंगे कि जैसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा, यदि पहला लेटर H रहेगा तो याद रखिएगा अम्ल है, यदि लास्ट वाला OH है तो याद रखिएगा क्या है, भस्म है, और यदि न H है न OH है तो क्या कहिएगा, उसको लवण कहिएगा, ठीक है। तो देखिए ये हम ऐसे आपको ट्रिक दिए हैं पकड़ने के लिए, लेकिन
ऐसा भी हो सकता है जैसे मीथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, तो उसमें कार्बन आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से अगर उसको क्वेश्चन करना होगा निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो ये आप पकड़ लीजिएगा, ओके ना। चलिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। एक पूछता है ऑक्सीकरण और एक अवकरण, ठीक है, ये लास्ट है, ऑक्सीकरण और अवकरण। जरा समझेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण को। ऑक्सीकरण, नेक्स्ट है बाबू अवकरण। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को हम किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स एक प्रकार की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और जिसमें अवकरण भी होता है। तो सर ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण को एक बार समझिए, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? योग होगा तथा हाइड्रोजन का वियोग होगा, अर्थात हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे H2 + O2 तीर का चिन्ह H2O भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकरण कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अवकरण में क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? वियोग होता है, उसे हम अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण को हम उपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं और अवकरण को हम अपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। पूछेगा जो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण ऑप्शन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? उपचयन रहेगा, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। और साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। क्या रखेंगे? ऊष्माक्षेपी। चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है? चमकीला उजला होता है, ठीक है। ये सब एकदम याद होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। चलिए, ऑक्सीकरण अवकरण आपको समझ में आ गया है। चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को सीख लेते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी जान जाते हैं। चलिए देखेंगे, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। सर ऊष्माक्षेपी के बारे में जरा बता दीजिए और ऊष्माशोषी के बारे में बता दीजिए। ऊष्माक्षेपी उसको कहते हैं जिसमें ऊष्मा प्रकाश निकलता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश निकलते हैं उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा और प्रकाश का क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उसको आप फेयर कॉपी में एग्जाम्पल के द्वारा दिया गया होगा, उसको आप याद कर लेंगे। एग्जाम्पल भी पूछते हैं, एग्जाम्पल याद रहेगा तभी आपका नंबर भी सही दिया जाएगा। चलिए, ऊष्माक्षेपी भी समझ में आ गया सर, ऊष्माशोषी भी समझ में आ गया। अब बताइए क्या आने की संभावना है एग्जाम में क्वेश्चन। एक पूछता है दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ उसको कहते हैं जो जल जाता है। अदहनशील किसको कहते हैं? जो नहीं जलता है, जैसे पत्थर, बालू, ये सब क्या है? अदहनशील। और जो पदार्थ जलेगा जैसे लकड़ी, कागज, ये सब क्या है? दहनशील पदार्थ के उदाहरण भी होते हैं, ओके ना। चलिए, अब पूछेगा आपसे, पूछते हैं, जैसे ये लास्ट टॉपिक बनेगा इस चैप्टर का, ज्वलन ताप और संक्षारण। ज्वलन ताप और संक्षारण। ज्वलन ताप क्या होता है कि जिस न्यूनतम ताप पर, इसको भी नोट आप करेंगे, ज्वलन ताप एवं संक्षारण। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेलीज वाइड कल प्रकाश के अपवर्तन के क्वेश्चन को लाया जाएगा। कल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण, उसका जो एकदम पूरा मतलब टॉपिक बाय टॉपिक, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ा जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए होगा वह उसको मैं पूरे टॉपिक को आपका ला कर दूंगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कोई चीज़ का, जैसे मैथमेटिक्स हो गए, तो मैथमेटिक्स का भी वीडियो एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल के द्वारा अपलोड हुआ है, उसे भी आप जाकर देखें। चलिए देखते हैं, ज्वलन ताप और संक्षारण के बारे में सीख लीजिए कि संक्षारण एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें लोहा, क्या होते हैं बाबू? जिसमें लोहा, जिसमें धातु
क्या, जिसमें धातु वायु नमी तथा अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। सर संक्षारण क्या है, जरा समझिए। संक्षारण वहीं पर होगा जैसे धातु वाले चीज पे होता है, जैसे लोहा पे संक्षारण की प्रक्रिया होती है। तो संक्षारण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातु वायु मतलब कि हवा, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय मतलब कि खराब पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्वलन ताप क्या है कि जिस न्यूनतम ताप पर, क्या बोलेंगे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए इस चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन एक है कि एक आपको, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित क्यों कर देता है, ऐसा क्वेश्चन भी था ना। तो लोहा देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए कॉपर सल्फेट का कैसा रंग था, कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग हल्के हरे रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। दहनशील पदार्थ के लिए शर्त पूछता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति और दहन के पोषक पदार्थ। मतलब क्या है कि हमें एक कागज को जलाना है और उस कागज को जलाने के लिए पहले तो पोषक पदार्थ की आवश्यकता होगी, फिर हवा की आवश्यकता होगी और एक ज्वलन ताप मतलब कि एक हमको टेम्परेचर की भी जरूरत होगी जलाने के लिए। अब हम लोग देखेंगे यह जो चैप्टर में हमने आपको बताया है, आप अपने समय को, यह जो समय होता है यह बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए जो वीडियो बनाया जा रहा है इसमें आपको समय को देखकर ही हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए माता पिता के जो विश्वास हैं उस पर आपको खड़ा होना है और एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करवाऊंगा। अभी जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे पहले 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 14 यहाँ हो गए, 2 16 हो गए, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 क्वेश्चन एक वीडियो, 26 क्वेश्चन एक वीडियो। जैसे हमने बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोला है कि आप नोट से याद कर लेंगे, क्योंकि देखिए उसमें ज़्यादा डिले है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने उसको बोला है कि आप याद कर ले। लेकिन जो क्वेश्चन लगा है कि नहीं इसको समझा कर बताया जा सकता है, तो मैंने उसको प्रयास किया है समझाने का। और कल जो आपका अगला वीडियो होगा उस अगले वीडियो में आप तैयार रहेंगे, अपने कॉपी पेन लेकर तैयार रहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन को देखेंगे हम लोग, और केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे, और क्वेश्चन बैंक के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी बात हम लोग करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।